Hello, Assalamu alaikum. My name is Arslan Naveed and you are watching Sports Sciences and Physical Education. Today our topic is about research. आज हम रिसर्च की पूरी डिटेल देखेंगे जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ रिसर्च देखेंगे, साइंटिफिक मेथड्स इन रिसर्च देखेंगे, कॉन्सेप्ट्स एंड वेरिएबल्स क्या होते हैं वो देखेंगे। हम जो रिसर्च प्रॉब्लम या रिसर्च टॉपिक सेलेक्ट करते हैं वो किस तरह सेलेक्ट करते हैं, फिर उस टॉपिक के ऊपर किस तरह हम रिसर्च डिज़ाइन बनाते हैं और फिर रिसर्च हाइपोथेसिस किस तरह डेवलप करते हैं और फिर कौन कौन से टूल्स होते हैं जो उस रिसर्च हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। और फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी मेजरमेंट्स हैं या कौन कौन सी ऐसी स्केलिंग है या कौन कौन से ऐसे एनालिसिस हैं जिनके ज़रिए से हम उन जो हमारी टूल्स ऑफ रिसर्च से जो चीज़ें हमने हासिल की हैं उसके डाटे को हम किस तरह से एनालिसिस करते हैं, किस तरह से एलेबोरेट करते हैं। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि एक रिसर्च रिपोर्ट किस तरह बनाई जाती है, कि रिसर्च को आपने पेश किस तरह अपनी रिसर्च को करना है। तो ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह ये लॉन्ग वीडियो होगी मगर इंशाल्लाह ये एक बार आप वीडियो देख लेंगे तो आपके जो रिसर्च काफ़ी हद तक जो रिसर्च के बारे में तमाम सवालात हैं बच्चों के जहन में होते हैं, स्टूडेंट्स के जहन में होते हैं, हमारे दोस्तों के जहन में होते हैं, वो इंशाल्लाह पूरे कवर करने की कंप्लीट कोशिश करेंगे। ठीक है, तो रिसर्च मेथडोलॉजी इन फिज़िकल एजुकेशन। सबसे पहले हम देख लेते हैं रिसर्च होती क्या है, व्हाट इज़ रिसर्च। ये पीछे स्लाइडें मैं साथ साथ चलाता रहूँगा मगर ये है कि इनकी आज ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक जनरल ब्रीफिंग आज दूंगा कंप्लीट रिसर्च के ऊपर। तो ये है कि साथ साथ अगर कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट, कोई फ्रेंड अगर डेफिनेशंस नोट करना चाहता है तो उसके लिए ये इसलिए मैंने स्लाइड्स चलाई हैं कि अगर उसने हमारा पीछे लेक्चर नहीं लिए तो उसको ज़रा आसानी हो जाए समझने के लिए। नहीं तो ये जितनी स्लाइड चलेंगी इनके अलग अलग लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। जिसको कंप्लीट लेक्चर लेना है वो इस मतलब डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से भी ये ले सकता है। तो रिसर्च क्या है? रिसर्च तहकीक, उर्दू में रिसर्च को तहकीक कहते हैं और तहकीक अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। ठीक है, जिसके मैनी है हकीकत तक रसाई करना, यानी कि हकीकत तक पहुंचना। और उर्दू में इसको कहते हैं असलियत मालूम करना, जांच पड़ताल करना, सच्चाई सदाकत मालूम करना। तहकीक का मकसद इल्म व अदब में खरे खोटे मग़ज़ को छिलके से, हक़ को बातिल से अलग करना। ठीक है, मकसद ये है, जैसे हम खरे और खोटे की बड़ी मिसाल मौजूद है और जो है मग़ज़ को छिलके से अलग इसलिए, मतलब छिलका ज़ाया शुदा मटेरियल होता है और मग़ज़ हमारे इस्तेमाल में होता है। हक़ और बातिल को जुदा करना, यानी कि जो ऐसी चीज़ें हैं जिनका नॉलेज में कोई इस तरह का इम्प्लीमेंट नहीं है उनको जो है उसको एक्सक्लूड कर देना, निकाल देना। ठीक है, तो इसमें बयान किया गया है कि एक अच्छे रिसर्चर की क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए। रिसर्च की जो बेसिक बुनियाद होती है ना वो किसी मसले से, किसी प्रॉब्लम से, किसी इशू से क्रिएट होती है। मिसाल के तौर पे हमने ट्रैवलिंग करनी होती थी। ठीक है, घोड़ों पे पहले सफ़र करते थे। क्या हुआ कि घोड़ों पे सफ़र तवील हो गया, मतलब टाइम टेकिंग ज़्यादा था, दिन ज़्यादा लग जाते थे। तो क्या हुआ, जिद्दत आई तो मोटर कार्स या जो है मतलब तो क्या हुआ कि ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री ने बहुत ज़्यादा रिसर्च की और उन्होंने आज देखें कितनी ज़्यादा जिद्दत आ गई है। जहाज़ के ज़रिए से, गाड़ियों के ज़रिए से, बसेस के ज़रिए से, बुलेट ट्रेन्स के ज़रिए से हमारे जो घंटों के सफ़र थे वो मिनटों में तय होने लग गए, दिनों के सफ़र जो है वो घंटों में तय होने लग गए। तो किसी भी रिसर्च की जो मेन बुनियाद होती है उसका मसला, किसी भी मसले की बिना पर रिसर्च की जाती है या उसको सॉल्व करने के लिए या उसको हल करने के लिए। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में जो है वो अगर हम करेंगे कि हॉकी पर क्यों ज़वाल आया। ठीक है, इसी तरह पाकिस्तान में जो हमारे पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं उसकी वजह से क्या इम्पेक्ट है। ठीक है, इस पे रिसर्च करना, इसको फिर एक अपनी थ्योरी पेश करना, अपनी कंक्लूजन पेश करना। किसी भी मकसद के लिए जो एक सिस्टमेटिक वे होता है ना किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, वो एक रिसर्च होता है। ठीक है, उसमें फिर
ये कुछ रिसर्चर की क्वालिटीज़ लिखी गई हैं कि रिसर्चर ये ना हो कि रिसर्चर इस तरह का हो कि वो अपने मफाद के लिए काम कर रहा हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन के मफाद के लिए काम कर रहा हो। जैसे कि आजकल ये एड्स हम देखते हैं कि बड़े बड़े जो स्टार होते हैं वो चीज़ यूज़ नहीं करते, मगर उनको उनका लोगों पे ट्रस्ट होता है तो वो आके उस चीज़ की मशहूरी कर रहे होते हैं कि जिसका मेयार बहुत आला है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, हालांकि उन्होंने वो खुद यूज़ नहीं की हुई होती। ठीक है, तो जो रिसर्चर एक होता है, एक रिसर्च करने वाला होता है, वो ऐसी कहीं सुनी बातों पे यकीन नहीं करता। वो एक पायदार बात मांगता है, एक पर पायदार कंक्लूजन मांगता है, एक पायदार उस पर स्टडी मांगता है, उसके बाद वो किसी रिजल्ट के ऊपर पहुँचता है। ठीक है जी, ये हमने देख लिया कि उसमें क्या खसूसियात होनी चाहिए। ठीक है, तो अब तहकीक को हमने समझ लिया कि रिसर्च क्या होती है। अब हम ये देखेंगे कि रिसर्च की इकसाम कितनी होती हैं। सबसे जो पहली रिसर्च होती है वो बेसिक रिसर्च होती है। सॉरी, बेसिक रिसर्च क्या होती है कि एक साइंटिफिक रिसर्च है जिसमें तजर्बाती अवामिल और इनके कंट्रोल पर जोर दिया जाता है। इसके ज़रिए नए नज़रियात, इख्तियारात और अशिया वजूद में आती हैं, यानी कि ये न्यू चीज़ें क्रिएट होती हैं, कोई नया नज़रिया, कोई नई थ्योरी डिवेल्प होती है। मुफीद तसव्वुरात, मुहर्रकात और रोज़मर्रा कामों में जमूदियत और असूल परस्तियों का ख़ात्मा होता है। अब सबसे पहले द टाइप्स ऑफ रिसर्च हमने इसे आसान बनाया है कि अकॉर्डिंग टू पर्पज़, कि आखिर मकसद क्या है, किस मकसद के लिए रिसर्च की जानी है। कोई नई थ्योरी पेश कर रहे हैं, कोई रिसर्च गैप पे कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ डाटा यूज्ड, यानी कि किस किस्म का हमारे पास डाटा है, क्वालिटेटिव डाटा है, क्वांटिटेटिव डाटा है, या किस तरह का हमारे पास डाटा मौजूद है। अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल, यानी कि उसमें कितने वेरिएबल हम चेक कर रहे हैं, डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, कोई मॉडरेट वेरिएबल है या नहीं है, किस तरह के वेरिएबल हम चेक कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ इन्फेरेंस, यानी कि उसमें जो माहौलियात का असर है या ऊपर से इन्फेरेंस किस किस्म की इंटरफेरेंस है। अकॉर्डिंग टू टाइम इन विच इट इज़ कैरिड आउट, किस टाइम वो रिसर्च कर रहे हैं, हमें अभी रिजल्ट चाहिए, हम पास्ट के बारे में स्टडी कर रहे हैं या हमें फ्यूचर में उस स्टडी के रिजल्ट चाहिए, किस तरह की हम रिसर्च कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कौन सी सोर्स है आखिर उस रिसर्च की, क्या प्राइमरी सोर्स है, सेकेंडरी सोर्स है, किस किस्म का डाटा हमें चाहिए है। अकॉर्डिंग टू हाउ द डाटा इज़ ऑब्टेन्ड, यानी कि डाटा हम किस तरह से ले रहे हैं, क्या हम सर्वे मेथड से ले रहे हैं, इंटरव्यू मेथड से ले रहे हैं, ईमेल सेंड करके ले रहे हैं, या क्रॉस सेक्शनल स्टडी कर रहे हैं, किस किस्म का हमारे पास डाटा, हम किस तरीके से डाटा हासिल कर रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं जिनके ऊपर रिसर्च को डिवाइड किया गया है, तकसीम किया गया है। आगे देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू पर्पज़ कितनी इसकी ब्रांचेज हैं, अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ डाटा यूज कितनी इसकी ब्रांचिंग है, अकॉर्डिंग टू वेरिएबल इसकी कितनी ब्रांचिंग है। तो सबसे पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च अकॉर्डिंग टू इट्स पर्पज़, यानी कि मकसद की वजह पे या मकसद की बिना पे जो टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं। थ्योरेटिकल रिसर्च है और अप्लाइड रिसर्च है। थ्योरेटिकल रिसर्च क्या होती है? थ्योरेटिकल रिसर्च ऐसी रिसर्च होती है जिसमें हम किसी थ्योरी को, उस थ्योरी के ऊपर काम करते हैं कि ये थ्योरी क्या ठीक है, गलत है, उस थ्योरी में कोई इम्प्लीमेंट करते हैं या उसकी रिफॉर्म करते हैं, ठीक है, या उस थ्योरी को चेक करते हैं। तो ऐसी जो रिसर्च होती है, यानी कि जो पास्ट थ्योरीज हुई है उसके उस थ्योरी को इम्प्लीमेंट कर देना, उसको चेक कर लेना, या उसकी बेस के ऊपर कोई नई थ्योरी साथ एक्सटेंड कर देना, ठीक है। तो ऐसी रिसर्च जो होती हैं वो थ्योरेटिकल रिसर्च होती हैं। अप्लाइड रिसर्च क्या होती है? ये ऐसी रिसर्च होती है जिसके ज़रिए से मसाइल का हल किए जाते हैं और इसके नताइज को माशरे पर लागू किया जाता है। इसे इतलाक़ी रिसर्च भी बोलते हैं। इसका मकसद क्या होता है? परखना, अमली शक्ल देना, हक़ाइक़ को एक जगह इकट्ठा करना। इसे प्योर रिसर्च भी बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जो रिसर्च थ्योरेटिकल रिसर्च से हमें हासिल हुई है उसका एक रियल माशरे में, एक हमारी रियल लाइफ में उसका इम्प्लीमेंट जो है वो अप्लाइड रिसर्च में होगा। यानी कि जो उससे हम यूज़ हासिल करेंगे, जो उसको हम रियल लाइफ में अप्लाई कर देंगे। अप्लाइड रिसर्च से नाम से भी शो होता है और इसे प्योर रिसर्च भी बोला जाता है।
क्वालिटेटिव रिसर्च ये ऑब्जर्वेशनल बेस्ड रिसर्च होती है। इसमें किसी चीज़ की खासियत को, किसी इंसान की जो खूबियाँ होती हैं या खामियाँ होती हैं उसको ऑब्ज़र्व किया जाता है। ये नंबर्स की फॉर्म में नहीं होती बल्कि ये ऑब्जर्वेशन की फॉर्म में होती है, ठीक है, खसूसियात की फॉर्म में होती है। जैसे मेल एंड फीमेल है, इस किस्म की जो अगर तकसीम की जाए तो वो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है। क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होती है ये नंबर बेस्ड रिसर्च होती है। इसमें तादाद का आदाद शुमार होता है, ठीक है। ये टाइप ऑफ डाटा यानी कि किस किस्म का डाटा हमारे पास है, क्या हमारे पास न्यूमेरिकल डाटा है कि नॉन न्यूमेरिकल डाटा है। क्वालिटेटिव होगा तो नॉन न्यूमेरिकल डाटा होगा, नॉन न्यूमेरिकल डाटा होगा। क्वांटिटेटिव होगा तो न्यूमेरिकल डाटा होगा, ठीक है। तो यानी कि किस तरह का डाटा हमारे पास है जिसको हमने चेक करना चाहते हैं या जिस पे हम रिसर्च करना चाहते हैं, तो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इस बेस के ऊपर होती है। क्वालिटेटिव जो होती है वो नॉन न्यूमेरिकल डाटा होता है, क्वांटिटेटिव जो होती है वो न्यूमेरिकल डाटा होता है। अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स, अब ये क्या कह रहा है कि किस किस्म का वेरिएबल है। हमारे पास एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होता है कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, उसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर उसका इम्पैक्ट चेक किया जाता है। मगर जो इंडिपेंडेंट का वेरिएबल का जो इम्पैक्ट होता है वो हमारे कंट्रोल में होता है, उसे हम कंट्रोल करते हैं। जो नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है उसमें हमारे कंट्रोल में नहीं होता, हम अनकंट्रोल रिसर्च भी इसे बोलते हैं और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को कंट्रोल रिसर्च भी बोलते हैं। काजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ये भी एक रिसर्च में इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। काजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या होता है, इसमें ये नेचुरल एक्सपेरिमेंट्स भी होते हैं, ठीक है, मगर उसमें क्या होता है जो वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इम्पैक्ट होता है वो कंट्रोल नहीं होता, ठीक है, उसको रैंडमली एक दूसरे के ऊपर इम्पैक्ट करने का अलाउ होता है और जो रिजल्ट आते हैं उसको नोट डाउन कर लिया जाता है। काजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एक ऐसी रिसर्च होती है जिसमें कि नेचुरल जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का रिलेशन होता है उससे चेक किया जाता है, मगर जो इसका टूल्स ऑफ रिसर्च होती है यानी कि जो उसका वेरिएबल होता है वो हम खुद बनाते हैं। वेरिएबल जो हमारा होता है वो हमारे कंट्रोल होता है, उसे हम खुद डिज़ाइन करते हैं। मिसाल के तौर पे 2 क्लासेज हैं, ठीक है, अब 2 क्लासेज के बच्चों को सेम कोर्स कराया जाता है और फिर उन दोनों को सेम टेस्ट लिया जाता है, तो उनका जो आपस में रिलेशन होगा कि किस किस्म के उनके रिजल्ट आए हैं, तो ऐसी जो रिसर्च होती है अब उसमें हमने टेस्ट हमने खुद डेवलप किया है, कोर्स भी हमने उन्हें करा दिया है, मगर जो उनकी एबिलिटी ऑफ लर्निंग है वो उनकी नेचर के अकॉर्डिंग है, ठीक है। अब जो उसके इफेक्ट हैं वो फिक्स होंगे, जो बच्चा लाइक होगा या जो बच्चा ज़्यादा समझदार होगा वो एक अच्छे रिजल्ट लेके आएगा और जो कम समझदार होगा वो कम रिजल्ट लेके आएगा। अब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कंट्रोल रिसर्च हो गई, नेचुरल फिनोमेना पे काम करती है। नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या हो गई, ये इसमें हमने क्या किया कि हमारे जो वेरिएबल थे हमने अनकंट्रोल रखे, ठीक है, उसका हमने इम्पैक्ट चेक कर लिया। अब काजी एक्सपेरिमेंटल में क्या हुआ, इसमें हमारे पास वेरिएबल कंट्रोल में रहा, हमारे पास जो है उनके इम्पैक्ट हमने कंट्रोल नहीं किए, कोर्स हमने कंट्रोल किया, मगर रिजल्ट जो थे वो हमारे कंट्रोल में नहीं थे। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि एक्सपेरिमेंटल, नॉन एक्सपेरिमेंटल और काजी एक्सपेरिमेंटल में क्या फ़र्क है। तीनों में अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स है, यानी कि एक दूसरे का वेरिएबल पे किस तरह इंपैक्ट हो रहा है, डिपेंडेंट का इंडिपेंडेंट के ऊपर क्या इंपैक्ट हो रहा है, मॉडरेट का क्या इंपैक्ट हो रहा है। अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ इन्फेरेंस, यानी कि जो हमने नतीजा हासिल करना है वो किस तरह का नतीजा है, वो किसी एविडेंस के बेस के ऊपर नतीजा है या किसी रीजनिंग के बेस के ऊपर नतीजा है। डिटेक्टिव इन्वेस्टिगेशन एंड इंडक्टिव इन्वेस्टिगेशन या इंडक्टिव रिसर्च। अब डिटेक्टिव मेथड में क्या होता है, डिटेक्टिव रिसर्च में क्या होता, डिटेक्टिव रिसर्च में रिसर्चर डिटेक्टिव क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है कि डिटेक्टिव तरीके से इन्वेस्टिगेट करना, रिसर्चर क्या करता है, जो दूसरे लोगों की थ्योरीज की गई हैं या उनकी स्टडीज़ जो पेश की गई हैं, जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको चेक करता है, उसको तलाश करता है, उसके फिनोमेना को चेक करके उसमें से जो अपना फिनोमेना है उसके साथ कंपैरिजन करके किसी न किसी नतीजे पे पहुंचता है, किसी न किसी थ्योरी पे पहुंचता है कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग मैं ये बात कर रहा हूँ और मैंने ये रिजल्ट हासिल किए हैं।
जबकि इंडक्टिव रिसर्च में क्या होता है, इंडक्टिव रिसर्च में पहले ऑब्जर्वेशन होती है, फिर उस ऑब्जर्वेशन पे मेजर्स की जाती हैं, फिर एक पैटर्न बनाया जाता है, फिर उस पैटर्न के जरिए से किसी भी हाइपोथेसिस को चेक किया जाता है और फिर एक थ्योरी फॉर्म होती है। तो डिडक्टिव और इंडक्टिव रिसर्च इस तरह है कि इंडक्टिव रिसर्च में हम थ्योरी को जो है वो पेश करते हैं, नई थ्योरी डेवलप करते हैं, और डिडक्टिव में क्या करते हैं, उस थ्योरी के जरिए से किसी और चीज़ को चेक करते हैं। यानी कि ये इस तरह से काम करती है, ये एक सर्कल है कि डिडक्टिव इंडक्टिव के साथ लिंक है और इंडक्टिव डिडक्टिव रिसर्च के साथ लिंक है। अब डिडक्टिव रिसर्च में एक बात है कि जी सारी बसेस जो लोकल बसेस हैं वो लेट जाती हैं। अब डिटेक्टिव रिसर्च में क्या होगा, बंदा जाएगा 5-10 बसेस का टाइम चेक करेगा, ठीक है, उसको चेक करने के बाद वो उसका कंपैरिजन करेगा। अगर तो वो इन टाइम थी तो वो कह देगा जी कि बसेस इन टाइम जाती हैं, ये हमारी थ्योरी जो है ये गलत है। मगर डिटेक्टिव क्या, अगर वो लेट हो रही थी तो वो कहेगा कि ये थ्योरी ठीक है कि लोकल बसेस लेट जाती हैं। और इंडक्टिव रिसर्च में क्या होगा, बंदा जाएगा, वो देखेगा 5-10 बसों को देख के टाइम नोट करेगा, उनका टाइम चेक करेगा और थ्योरी पेश कर देगा कि बसेस, ये लोकल बसेस जो हैं ये इन टाइम जाती हैं या ये लेट जाती हैं। आई होप कि इस मिसाल से आप लोगों को समझ आ गई होगी कि डिडक्टिव रिसर्च क्या है और इंडक्टिव रिसर्च क्या है। अकॉर्डिंग टू द टाइम इन विच इट इज़ कैरिड आउट, यानी कि ये अब टाइम पे है कि किस टाइम वो रिसर्च की गई है, यानी कि किस टाइम वो रिसर्च की जा रही है, कि अभी उसका रिजल्ट हमें रिक्वायर्ड है या लॉन्ग टर्म आने वाले टाइम पे हमें उसका रिसर्च उसका जो है रिजल्ट रिक्वायर्ड है। तो नाम से ही आसानी से अकॉर्डिंग टू द टाइम इन विच इट इज़ कैरिड आउट, यानी कि रिसर्च के वक्त के ऊपर दो किस्म पे डिवाइड किया गया है कि किस टाइम ये रिसर्च की गई है, की जा रही है, या किस टाइम हमें इससे नतीजे हासिल करने हैं। इसमें दो किस्म की रिसर्च हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी एंड क्रॉस सेक्शनल स्टडी। अब लॉन्गिट्यूडनल स्टडी नाम से ही जाहिर हो रहा है कि इसमें सैंपल एक होगा। मिसाल के तौर पे एक बच्चा है, वो फर्स्ट सेमेस्टर में आया है, तो वो जो उसका रोल नंबर 5 है तो हम उसका टेस्ट लेते हैं। अब सेकंड सेमेस्टर में भी उसी रोल नंबर 5 वाला जो बच्चा है या उसी बच्चे का टेस्ट लिया जाएगा, थर्ड सेमेस्टर में भी उसी बच्चे का रोल नंबर 5 वाले का टेस्ट लिया जाएगा, 4 में भी टेस्ट लिया जाएगा और थ्रू आउट 8 सेमेस्टर उसका टेस्ट लिया जाएगा और उसके रिजल्ट निकाले जाएंगे। तो ये लॉन्गिट्यूडनल स्टडी होगी कि जिसमें सैंपल रिमेन सेम, एक ही सैंपल रहेगा, सैंपल चेंज नहीं होगा। क्रॉस सेक्शनल स्टडी क्या होगी, क्रॉस सेक्शनल स्टडी में हम क्या करेंगे कि रोल नंबर 5 के पहले सेमेस्टर, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8 सेमेस्टर के उसी टाइम बच्चे कलेक्ट करेंगे और उन्हीं 8 बच्चों का टेस्ट ले लेंगे और उनका रिजल्ट में आपस में कंपैरिजन कर लेंगे और ये रिसर्च उसी टाइम या विद इन वीक या विद इन मंथ कैरिड आउट हो जाएगी। मगर जो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी है वो जब वही बच्चा अगली क्लास में जाएगा, उससे अगली में जाएगा, उससे अगली में जाएगा, तो विद इन लॉन्ग टाइम ये स्टडी कंप्लीट होगी। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि लॉन्गिट्यूडनल स्टडी क्या है और क्रॉस सेक्शनल स्टडी क्या है। अकॉर्डिंग टू द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि किस सोर्स से डाटा हासिल किया जा रहा है, इस बेस पे जो रिसर्च की तकसीम की गई है वो दो किस्म की है, प्राइमरी रिसर्च एंड सेकेंडरी रिसर्च। प्राइमरी रिसर्च क्या होती है, जिसमें फर्स्ट हैंड डाटा कलेक्ट किया जाता है, मतलब रिसर्चर खुद जाके अपने बेस के ऊपर खुद एक क्वेश्चनर बनाता है, खुद अपना डाटा कलेक्ट करता है, तो वो फर्स्ट हैंड डाटा होता है। और सेकेंडरी रिसर्च क्या होता है, वो किसी की गई रिसर्च से अपना डाटा लेता है, किसी थ्योरी से, किसी अखबार से, किसी टेलीविज़न के प्रोग्राम से, किसी डॉक्यूमेंट्री से, किसी और चीज़ से मदद हासिल करके डाटा कलेक्ट करता है, वो सेकंड हैंड डाटा होता है। ठीक है, तो प्राइमरी रिसर्च और सेकेंडरी रिसर्च को फर्स्ट हैंड डाटा रिसर्च और सेकंड हैंड डाटा रिसर्च भी बोला जाता है। तो समझ आ गई होगी आई होप। आगे देखते हैं जी, अकॉर्डिंग टू हाउ डाटा इज ऑब्टेन्ड। अब ये इस बेस पे है कि डाटा हमने किस तरह से हासिल किया गया है। डॉक्यूमेंट्री रिसर्च, अगर किसी डॉक्यूमेंट्री से हमने डाटा हासिल किया होगा, उसका एनालिसिस किया होगा, तो वो डॉक्यूमेंट्री रिसर्च कहलाएगी। फील्ड रिसर्च, खुद फील्ड में जाके अगर हमने डाटा कलेक्ट किया होगा तो वो फील्ड रिसर्च कहलाएगी। लेबॉर्ट्री डाटा, अगर कोई रिसर्च लेबॉर्ट्री में की गई है या उसका डाटा लेबॉर्ट्री के इक्विपमेंट से हासिल किया जाएगा तो उसे लेबॉर्ट्री रिसर्च कहा जाएगा। मिक्स मेथड रिसर्च, ऊपर वाले तीनों अगर मिक्स लगाए गए हैं, यानी कि कोई ऐसी रिसर्च है जिसमें हमने डॉक्यूमेंट्री रिसर्च भी लगाई है, फील्ड रिसर्च भी लगाई है, लेबॉर्ट्री से भी डाटा कलेक्ट किया है, तो उसे मिक्स मेथड रिसर्च कहा जाएगा। अब हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ वेरिएबल क्या होते हैं और वेरिएबल क्या होता है। ये कुछ वेरिएबल की टाइप्स लिखी हुई हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स हम देखते हैं। वेरिएबल क्या होता है, एनी कैरेक्टरिस्टिक्स विच इज़ सब्जेक्ट टू चेंज एंड कैन हैव मोर देन
one value such as age, intelligence, motivation, gender, etc. कोई भी जो ऐसी चीज़ जो चेंजेबल हो और मेजरेबल हो उसे वेरिएबल बोलते हैं। जो मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ वेरिएबल हैं वो हैं डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वेरिएबल इफेक्टेड बाय द इंडिपेंडेंस वेरिएबल, यानी कि ये डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है कि जिसके ऊपर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इम्पैक्ट करेगा। इट रिस्पॉन्ड्स टू द डिपेंडेंट वेरिएबल, ये क्या करेगा, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? वेरिएबल दैट इज परस्यूम टू इन्फ्लुएंस अदर वेरिएबल, यानी कि जो अपना इम्पैक्ट दूसरे वेरिएबल के ऊपर जाहिर करेगा। एक्सरसाइज एक किस्म का जो है वो आप समझ लें कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो बॉडी है हमारी या हमारी जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। जितनी एक्सरसाइज करेंगे इतनी हमारी बॉडी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी। इट इज़ परस्यूम्ड काज वेयर्स द डिपेंडेंट वेरिएबल इज़ द परस्यूम्ड इफेक्ट, यानी कि ये काज बनता है और डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर इफेक्ट होता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे के भी बता दिया है। एग्जांपल भी देख लेते हैं, इधर इन्होंने एग्जांपल दी है, यू आर इंटरेस्टेड इन हाउ स्ट्रेस इफेक्ट्स द मेंटल स्टेट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। अब इसमें क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? स्ट्रेस है। स्ट्रेस की वजह से क्या हो रहा है? मेंटल स्टेट ऑफ ह्यूमन बीइंग क्या हो रही है? चेंज हो रही है। डिप्रेशन में जा रहे हैं, एंग्जाइटी में जा रहे हैं, किसी भी चीज़ में जा रहे हैं। You can directly manipulate stress level in your human subjects and measure how those stress level change mental state। अब वो ये कह रहा है कि आप ये क्लियरली देख सकते हैं कि इंसान जितने ज़्यादा डिप्रेशन में होगा, जितनी ज़्यादा स्ट्रेस में होगा, तो उसका मेंटल स्टेट इतना ज़्यादा डिसेबल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अक्सर स्पोर्ट्स में जब कोई प्लेयर हारने लगते हैं या कोई प्रेशर मैच होता है, इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, तो एक अच्छा प्लेयर भी अपनी परफॉर्मेंस उस स्ट्रेस की वजह से नहीं दिखा सकता। ठीक है, क्योंकि वो साइकोलॉजिकली इफेक्ट हो जाता है। ठीक है, आई होप यू गेट इट। सो एग्जांपल नंबर 2 है प्रमोशन इफेक्ट्स एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन। ज़ाहिरी बात है, जब कोई रिवार्ड नज़र आ रहा हो, कोई चीज़ नज़र आ रही हो कि इसके रिटर्न में मुझे ये मिलना है, तो इंसान ज़्यादा मेहनत करता है, ज़्यादा तरक्की करने की कोशिश करता है। इधर प्रमोशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एम्प्लॉय की जो उससे मोटिवेशन बढ़ेगी, जिसके ज़रिए से वो काम में और दिल लगाएगा, तो वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये कुछ अदर नेम्स हैं डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के, जो कई बार नेम चेंज होके आ जाते हैं तो स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं, फ्रेंड्स परेशान हो जाते हैं। तो ये आप लोग देख लें एक बार, ठीक है, ताकि आपको थ्रू आउट समझ आ जाए क्या क्या नेम है। इसके बाद हमने पीछे जो है रिसर्च में भी पढ़ा था कंट्रोल या कांस्टेंट वेरिएबल। ये क्या होता है? इट इज़ वेरिएबल दैट इज़ नॉट अलाउड टू बी चेंज अनप्रिडिक्टेबली ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट, यानी कि ये एक जैसे कि अब हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो रूम टेम्परेचर पे हमें करना है। ठीक है, तो थ्रू आउट उस पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान हमें रूम टेम्परेचर मैनेज करना पड़ेगा। तो रूम टेम्परेचर क्या हो गया? कांस्टेंट वेरिएबल हो गया। As they are ideally expected to remain the same, they are also called constant variables। तो ये constant variable भी कहलाता है। constant क्या होता है? मुस्तकिल, यानी कि same as it is रहेगा। ठीक है, इन्होंने क्या एग्जांपल दी है? An example of a constant variable is the voltage from a power supply। If you examine how electricity affects experimental subject, you should keep the voltage constant, otherwise the energy supplied will change as the voltage will be changed। यानी कि वोल्टेज चेंज होंगे तो एनर्जी सप्लाई भी चेंज हो जाएगी। तो हमारे जो इम्पैक्ट हम करना चाह रहे हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी के इफेक्ट हम समझना चाह रहे हैं, जिसकी बेस के ऊपर हम टेस्ट कर रहे हैं, तो वो टेस्ट हमारा क्या होगा? चेंज हो जाएगा, उसके रिजल्ट चेंज हो जाएंगे, तो वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो इसलिए इन्होंने मिसाल दी है कि वोल्टेज कांस्टेंट रखे जाते हैं ड्यूरिंग इलेक्ट्रिसिटी इफेक्ट एक्सपेरिमेंट। बाकी ये इंटरवल वेरिएबल, इसकी एग्जांपल्स हैं, रेशो वेरिएबल है, एग्जांपल्स हैं, और कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हैं, इसकी एग्जांपल्स हैं, ऑर्डिनल वेरिएबल, इसकी एग्जांपल्स हैं। तो ये सारी एक डिटेल वीडियो मौजूद है, जो स्टूडेंट समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, तो वो उस लिंक में जाके उधर से वो स्टडी कर सकते हैं और देख सकते हैं। ये सारी स्लाइड इस पे डिटेल वीडियो बनी हुई। हाइपोथेसिस, इसके बाद हमने जो टॉपिक देखना है रिसर्च में कि हाइपोथेसिस क्या होता है। A hypothesis is a something more than a wild guess but less than a well established theory। यानी कि ये एक वाइल्ड गैस से आगे होता है मगर एक थ्योरी से थोड़ा सा पीछे होता है।
मफरूज़ा होता है जब हम कोई अपने जहन में कोई सवाल बनाते हैं, कोई मफरूज़ा बनाते हैं। मिसाल के तौर पे वर्ल्ड कप शुरू हुआ, हमने एक मफरूज़ा बना लिया कि जी फ़लाँ टीम जीतेगी या फ़लाँ प्लेयर सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, ठीक है। अब उसमें ख़ुद ब खुद जब वो प्लेयर की परफॉर्मेंस होगी, उसकी कंपैरिजन होगी, उसका रिज़ल्ट निकलेगा, उसका एनालिसिस हो जाएगा, तो पता चल जाएगा हमारा मफरूज़ा सही था या गलत था। रिसर्च में भी इसी तरह के मफरूज़े बनाए जाते हैं जिसकी बेस के ऊपर रिसर्च रिलाई करती है, जिसकी बेस के ऊपर रिसर्च आगे स्टार्ट होती है और उसी की बेस के ऊपर हम रिसर्च करते हैं। A hypothesis is a defined as an idea or explanation of something that is based on a few known facts but that has not yet been proved to be true or correct। अब वो वही बात बता रहा है कि हाइपोथेसिस क्या चीज़ होती है। ये एक ऐसा आइडिया होता है या किसी चीज़ की ऐसी हम वजाहत करते हैं किसी बेस के ऊपर जिसके बारे में हमें कुछ चीज़ों के बारे में मालूम होता है, मगर हम उसको किसी साइंटिफिक मेथड में ये नहीं कह सकते कि ये हमारी बात गलत है या सही है। तो इसको मफरूज़ा कहते हैं जिसकी बेस के ऊपर फिर आगे रिसर्च स्टार्ट होती है। इसकी वजाहत करते हुए इस तरह से आपको समझाता हूँ कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बेशुमार मफरूज़े बनाते हैं। मसलन प्रोफेसर साहब अपने कमरे में मौजूद हैं, दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ है, एक तालिब इल्म देखता है कि उस्ताद सर पकड़े बैठा है, जबकि मेज़ पर इसकी सामने कोई किताब या तहरीर भी नहीं है। तालिब इल्म सोचता है कि प्रोफेसर साहिब क्यों परेशान बैठे हैं। इस ज़मन में इसके ज़हन में मुख्तलिफ़ इक़साम के ख़यालात उभरते हैं। यही ख़यालात असल में मफरूज़े हैं। अब किस किस्म के उसके ज़हन में ख़यालात आ रहे हैं, मिसाल के तौर पे स्टूडेंट ये सोचता है कि मुसलसल क्लासें लेने की वजह से प्रोफेसर साहब थक गए हैं, या फिर प्रोफेसर साहब अगले क्लास में जो उन्होंने लेक्चर लेना है उसके जो मवाद है जो उन्होंने लेक्चर डिलीवर करना है उसको अपने ज़हन में तरतीब दे रहे हैं, या फिर प्रोफेसर साहब को कोई घरेलू परेशानी है, या फिर प्रोफेसर साहब की अपने सीनियर के साथ कोई लड़ाई हो गई है, या फिर प्रोफेसर साहब का कोई घरेलू इशू है, मतलब रास्ते में कोई उनकी गाड़ी ख़राब हो गई है। तो ये तमाम मफरूज़ात अब उसने अपने ज़हन में बना लिए हैं। ये तमाम मफरूज़े हैं, हाइपोथेसिस हैं। शुहाइद में इन मफरूज़ों को टेस्ट किया तो पता चला कि प्रोफेसर साहब की तो सिर्फ़ एक क्लास है और वो भी आज फंक्शन की वजह से नहीं होगी। यानी कि अब ये तो पता चल गया कि ना प्रोफेसर साहब किसी क्लास की टेंशन में हैं और ना ही अगली क्लास का कोई लेक्चर तैयार कर रहे हैं। चूँकि आज कॉलेज में एनुअल फंक्शन है इसलिए तो आज तो क्लास ही नहीं है। शुहाइद से पता चला कि इनकी अम्मी की सेहत बहुत ख़राब है और वो बिस्तर मर्ग पर हैं। अब इससे क्या पता चला कि तीसरा मफरूज़ा जो हमने बयान किया था कि कोई घरेलू परेशानी है वो साबित हुआ। जो मफरूज़ा दुरुस्त साबित हो जाए इसे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहते हैं। मफरूज़ा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है क्योंकि दुरुस्त साबित हो गया है, मगर पहले दोनों मफरूज़े गलत साबित हुए हैं, इसलिए वो नल हाइपोथेसिस होंगे। मिसाल के तौर पे अब इसमें आपको समझ आ गई है कि नल हाइपोथेसिस क्या होता है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है। इसी तरह की और बहुत सी बातें होती हैं जिस तमाम मफरूज़ात हमारे जहन में आते हैं। मिसाल के तौर पर एक बंदा अपने दफ्तर में जाता है, वहाँ जाके वो देखता है कि अंधेरा है। अब उसके ज़हन में क्या ख्याल आएगा, वो सोचेगा शायद बिजली नहीं है, शायद बल्ब जल गया है, या ये सोचेगा कि इलेक्ट्रिसिटी का मेन स्विच ऑफ है। ठीक है, तो जब वो जाके देखेगा स्विच भी ऑन है और फिर आके वो टेस्ट करेगा कि लाइट भी आ रही है, तो उसको अपना तीसरा मफरूज़ा साबित हो जाएगा कि बल्ब जल गया है, तो वो न्यू बल्ब इंस्टॉल कर देगा। इस तरह से हाइपोथेसिस बनाए जाते हैं, फिर उनके ऊपर जो है वर्क किया जाता है और फिर किसी न किसी नतीजे पे पहुंचा जाता है। तो रिसर्च में मफरूज़ा बहुत ज़्यादा अहम होता है क्योंकि मफरूज़े की बेस के ऊपर ही रिसर्च स्टार्ट होती है। मफरूज़े हम किस तरह बनाते हैं, या हाइपोथेसिस के मेन सोर्स कौन कौन से होते हैं। हाइपोथेसिस जो पहले साबिक़ा अदब हो, यानी कि जो स्टडीज़ की गई मौजूद हैं उनको स्टडी करके उनसे रिलेटेड कोई ना कोई हाइपोथेसिस बनाया जाता है, या कोई मुफक्किरीन हैं जो रिसर्चर हैं उनसे मिल के, जैसे हमारा प्रोफेसर होते हैं या हमारे जो रिसर्च के सुपरवाइज़र होते हैं, उनसे मिल के हम डिसाइड करते हैं कि सर हम इस तरह का हाइपोथेसिस मेरे जहन में है, इसको आप थोड़ा सा रिफ़ाइन कर दें, मुझे थोड़ा सा मशवरा दे दें कि इसमें क्या तब्दीली की जाए क्या नहीं। और हाइपोथेसिस में वेरिएबल होते हैं, ज़्यादातर 2 वेरिएबल का आपस में इम्पैक्ट चेक किया जाता है।
माजी और हाल में मुशाबत, यानी कि पहले किस किस्म की इसके बारे में स्टडी हुई थी और आज इसके दौर में, मिसाल के तौर पे यूज़ ऑफ मोबाइल्स इन पास्ट एरा एंड इन दीज डेज़, ठीक है, या इस तरह के यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडियाज़ या यूज़ ऑफ टेलीविज़न, ठीक है, या यूज़ ऑफ एफएम, ठीक है, यानी कि इस तरह के दो जो, यानी कि पहले वक्तों में किस तरह उस चीज़ पे काम हुआ है और आज किस तरह उस चीज़ पे काम हो रहा है, इस किस्म के भी मफरूज़े बना के, स्ट्रेटजीज़ बना के इसके ऊपर हाइपोथेसिस बनाया जाता है कि क्या पहले के वक्त बेहतर था, मतलब पहले के वक्त में वो स्टडी या वो काम बेहतर तरीके से हो रहा था या आज बेहतर तरीके से हो रहा है। तो तजर्बाकार माहिरीन से भी मिल के, यानी कि जो लोग अपने इस फील्ड में अपने प्रोफेसर होते हैं तो उनसे मिल के भी हाइपोथेसिस डेवलप किया जाता है। ये कुछ चंद मेन सोर्सेज हैं जिनकी बिना पर हाइपोथेसिस को कलेक्ट किया जाता है या हर हाइपोथेसिस को बनाया जाता है। कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस और सिंपल हाइपोथेसिस क्या होता है? कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस मुराद ऐसा मफरूज़ा है जिसमें दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हों और इनके आपस में ताल्लुक़ की पेशगोई की गई होती है, ठीक है, इससे कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस कहते हैं। मगर सिंपल हाइपोथेसिस में क्या होता है, एक ही वेरिएबल का इम्पेक्ट दूसरे वेरिएबल के ऊपर चेक किया जाता है। ये भी पता चल गया कि रिसर्च क्या होती है, रिसर्च कितनी इकसाम की होती है, और फिर उसके बाद हमने ये देखा कि हाइपोथेसिस किस तरह डेवलप करते हैं, हाइपोथेसिस की कितनी टाइप होती हैं, ठीक है। इसके बाद अब हाइपोथेसिस भी बन गया, हमें पता चल गया कि हम कौन सी रिसर्च करना चाह रहे हैं, अप्लाइड करना चाह रहे हैं, थ्योरेटिकल करना चाह रहे हैं, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, क्या काजी एक्सपेरिमेंटल है, कौन सी है हमारी रिसर्च। अब क्या होगा, हमने जो हाइपोथेसिस बनाया है, अब उस हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए हमें क्या चाहिए, रिसर्च टूल्स एंड डाटा कलेक्शन मेथड चाहिए कि किस तरह के टूल्स हमारी इस रिसर्च को कंप्लीट करने के लिए इस्तेमाल होंगे और फिर किस किस्म का डाटा हम कलेक्ट करेंगे और उस डाटे को हम किस तरह से एनालिसिस करेंगे और किस तरह से हम कंक्लूजन निकालेंगे। तो ये देखते हैं कि अब किस किस्म के इंस्ट्रूमेंट या किस किस्म की जो चीज़ें हैं वो इस्तेमाल होती हैं और किस तरह डाटा कलेक्ट किया जाता है। किसी भी रिसर्च की जो बेसिक बुनियाद होती है वो उसके मवाद पर होती है। जितने अच्छे तरीके से मवाद कलेक्ट किया जाएगा, जितने अच्छे किस्म के आले इस्तेमाल किए जाएंगे, तहकीक व तालिब इल्म को ये इल्म होना चाहिए कि इसे मतलूबा मवाद के हसूल के लिए कौन सा ज़रिया या कौन सा आला इस्तेमाल करना है, इसे कब सवालनामा इस्तेमाल करना है और कब आजमाइश इस्तेमाल करनी है और कब इंटरव्यू मेथड लगाना है, कब ऑब्जर्वेशनल मेथड लगाना है, कब क्वेश्चनर लगाना है। तो उसके ये पता होना चाहिए कि मैं सर्वे मेथड के ज़रिए से ये रिसर्च करूँगा या किस तरीके से मैंने अपना डाटा कलेक्ट करना है, इंटरव्यू मेथड से करना है सॉरी, या किस तरीके से मैं अपना डाटा कलेक्ट करूँगा। सबसे पहला जो इसमें आता है वो टेस्ट आता है कि टेस्ट जो है ना, टेस्ट के ज़रिए से डाटा हासिल करना। अब उसमें एक टेस्ट क्या है? अ टेस्ट इज़ अ स्पेसिफिक टूल, प्रोसीजर और टेक्निक यूज्ड टू कलेक्ट responses from the subject to gain information. A test is a tool used to measure some परफॉर्मेंस एंड टू कलेक्ट डाटा। हमें भी पता है जो हम क्लास में टेस्ट लेते हैं बच्चों के रिज़ल्ट चेक करने के लिए, स्पीड टेस्ट लेते हैं या किसी गेम में शामिल करने से पहले उनकी एजिलिटी टेस्ट लेते हैं, ठीक है। तो बहुत से किस्म एग्ज़ाम के टेस्ट होते हैं, ठीक है, जिसमें कि शख्स को मेजर करने के लिए, उसकी जो है स्पीड मेजर करने के लिए, उसकी ज़हनी सलाहियत मेजर करने के लिए या उसकी जिस्मानी सलाहियत मेजर करने के लिए हम एक टेस्ट डिज़ाइन करते हैं। फिर उस टेस्ट की बेस के ऊपर हम रिज़ल्ट निकालते हैं कि ये बंदा इस काबिल है भी सही या नहीं टेस्ट के बेस के ऊपर जो हमारे रिज़ल्ट होते हैं हम उनको क्या करते हैं, हम उसको स्केल में चेक करते हैं और फिर उसको रेटिंग स्केल दे देते हैं कि किस किस्म का जो है ना, मतलब इसकी जो रिज़ल्ट है वो कहाँ है, फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड है, थर्ड है, किस किस्म की इसकी पोजीशन है। फिर इसके बाद अगला जो प्रोसीजर है, अगला जो डाटा कलेक्शन का टूल है वो है क्वेश्चनर। हम एक सवालनामा बनाते हैं, उसको सवालनामे को प्रिपेयर करते हैं जिसमें मुख्तलिफ रिसर्चों के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के सवालनामे बनाए जाते हैं। सवालनामे की प्रिपरेशन में कुछ अहम बातों का ख्याल रखा जाता है। सवालनामा मुख्तसर होना चाहिए, साफ़ और आसान ज़बान में हो, सवालनामा वाज़िया और काबिल फ़हम हो और इसको पढ़ना समझना आसान हो, सवालात की तादाद कम हो और दिलचस्प हो, ठीक है, सवालात नफ्सियाती असूलों पर मबनी हो, सवाल साफ़ और खुशख़त हो, यानी कि रीडेबल हो, इजीली हम उसे
पढ़ भी सकें। सवालनामे का कागज़ बेहतर हो, यानी कि एक अच्छे मेयार का कागज़ होना चाहिए कि राइटिंग करने में जो हमारा पार्टिसिपेंट है या जो हमारा सैंपल है, जब वो राइटिंग उसके ऊपर कर रहा हो तो उसे कोई इशू ना हो। जवाबी लिफाफा मुंसलिक हमराह सवाल हो, यानी कि जिसके ऊपर आंसर शीट और क्वेश्चन दोनों इकट्ठे होने चाहिए ताकि इजीली आंसर देने वाला अपना जो है वो आंसर दे सके। अब सवालनामा भी दो किस्म का होता है, एक ओपन एंडेड होता है और एक क्लोज एंडेड होता है। इधर मैं देखता हूँ, शायद इधर वो मौजूद हो उसकी जो है स्लाइड। हाँ जी, ये देखें, दो किस्म के सवालनामे होते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन में जो हमारा पार्टिसिपेंट होता है उसे इस बात की आज़ादी दी जाती है कि वो अपनी मर्ज़ी से जवाब दे सके। मिसाल के तौर पर जो ओपन एंडेड क्वेश्चन है, आपके ख्याल में आपके ख्याल में पाकिस्तान में खेलों का मेयार आला ना होने की सबसे बड़ी वजह क्या है? ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है। अब इसमें पार्टिसिपेंट अपनी मर्ज़ी से नीचे जिस किस्म के मर्ज़ी जवाब दे, यानी कि उसको जवाब देने के लिए पाबंद नहीं किया जाता, उसको अपनी सोच की अपनी राय बयान करने के लिए आज़ादी होती है। और क्लोज एंडेड क्वेश्चन में उसको जो है MCQs जो हम बोलते हैं कि उसको MCQs दे दिए जाते हैं या उसके टिक मार्क या ट्रू फॉल्स दे दिया जाता है, तो उसके ज़रिए से वो अपना रिस्पॉन्ड कर देता है। जैसे कि इधर लिखा हुआ है क्लोज एंडेड में क्या है, लिमिटेड रिस्पॉन्स है, यानी कि येस और नो या 4 में से 1 आपने ओके करना है। इजी टू एनालिसिस, इसमें एनालिसिस करना आसान होता है। और इजी टू ये होता है कि जवाब देने वाला जो है उसको कम मेहनत करनी पड़ती है और उसको कम उसमें एफ़र्ट उसकी कम लगती है। ये सवालनामा शुमारियात एतबार से ज़्यादा बेहतर ख्याल किए जाते हैं। इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेंट आपको इजीली मिल जाते हैं जो टिक मार्क या आपके सवाल का जवाब दे देते हैं। वक्त की बचत होती है इसमें और मार्किंग करना आसान होता है। ओपन एंडेड क्वेश्चन की जो कुछ खूबियाँ हैं वो क्या है, बेहतर से बेहतर मालूमात जमा हो सकती है। इंटरव्यू करने वाले को मामूल के मुशाहिदे का भरपूर मौका मिल जाता है। इंटरव्यूअर की दिलचस्पी बरकरार रहती है, यानी कि वो अपनी क्योंकि राय का इजहार करने में उसे खुशी हो रही होती है और वो खुल के अपनी बात कह सकता है, तो इसलिए पार्टिसिपेंट कई बार ओपन एंडेड क्वेश्चन को जो है वो इजीली पसंद करते हैं। अब ये जो क्वेश्चनर होता है इसको दूसरों तक पहुंचाने के लिए भी कई तरीक़ाकार इस्तेमाल किए जाते हैं। मिसाल के तौर पे ख़त भेज के क्वेश्चनर फिल करवाया जाता है, उसके ऊपर वापसी का एड्रेस लिखा हुआ होता है, उसका एक पूरा स्केच बना के भेज दिया जाता है। इसके अलावा मेल जो है ईमेल के ज़रिए से क्वेश्चनर भेजा जाता है, जिसके ज़रिए से फिर जवाब हासिल कर लिया जाता है। इसकी भी कुछ खामियां खूबियां होती हैं। बाय हैंड मेथड, यानी कि ख़ुद जाके सॉल्व करवाना, ख़ुद जाके सॉल्व करवाया जाता है। अगला जो डाटा कलेक्शन का हमारा टूल है वो इंटरव्यू है। इंटरव्यू की मदद से हम सवालात करके जवाब हासिल करते हैं। कई बार इंटरव्यू फ़ेस टू फेस इंटरव्यू होता है, कई बार फ़ोन इंटरव्यू होता है, यानी कि जो कॉल पे या टेलीफोन पे इंटरव्यू लिया जाता है। इसमें फिर आगे और भी इंटरव्यू की टाइप हैं, जिसमें कि इनफरादी या गिरोही इंटरव्यू होता है, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है, फोकस्ड इंटरव्यू होता है, क्लिनिकल इंटरव्यू और नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू। यानी कि इस किस्म के जो इंटरव्यू के ज़रिए से डाटा कलेक्ट किया जाता है। इंटरव्यू सबको पता है कि सवाल जवाब होते हैं, उन सवाल जवाब की बिना पर एक पर्सन को चेक किया जाता है। कई बार इस तरह का इंटरव्यू होता है कि सिर्फ एक इंसान सवाल कर रहा होता है और दूसरा इंसान उसको जवाब देने वाले को सिर्फ नोट कर रहा होता है, उसकी हरकत नोट कर रहा होता है। ऑब्जर्वेशनल स्टडी भी इसमें आ जाती है। तो इसके ज़रिए से जो डाटा कलेक्ट किया जाता है तो वो फिर उसको डाटा को एनालिसिस किया जाता है और वो इस तरह का डाटा भी हमारी रिसर्च में काफ़ी कारआमद साबित होता है। ऑब्जर्वेशन यानी कि मुशाहिदे के ज़रिए से भी डाटा कलेक्ट किया जाता है। मुशाहिदा से मुराद आसपास की किसी चीज़ या हरकत को हवासा खमसा के ज़रिए से महसूस करना, यानी कि सिक्स सेंस या जो हमारी सेंसेस हैं, मुशाहिदा क्या है? मुशाहिदे से मुराद आसपास की किसी चीज़ को या किसी हरकत को हवासे खमसा से, यानी कि जो हमारी 5 सेंसेस हैं उसके ज़रिए से महसूस करना। इसके लिए साइंसी आलात का भी इस्तेमाल किया जाता है। साइंसी आलात का इस्तेमाल इस वक्त ज़रूरी हो जाता है जब इंसानी हवास खमसा हक़ाइक़ को वाज़ह तौर पर समझने से कासिर हो। मिसाल के तौर पर
जैसे कि माइक्रोस्कोप के ज़रिए से कुछ चीज़ों को हम देख सकते हैं। तो अगर बायोलॉजिकल रिसर्च हो रही है या माइक्रोबायोलॉजिकल रिसर्च हो रही है तो उसमें हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। आम आँख से हम उन चीज़ों को डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो इसमें भी आगे मेथड होते हैं डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन पार्टिसिपेटिव मेथड भी टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ ऑब्जर्वेशन भी हैं जो कि पार्टिसिपेटिव मेथड और नॉन पार्टिसिपेटिव मेथड होते हैं। पार्टिसिपेटिव मेथड क्या है? मुशाहिदे के इस तरीक़ेकार को डायरेक्ट मुशाहिदा भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें मामूल के साथ जो पार्टिसिपेंट होता है वो ख़ुद शामिल होता है। ये ऐसा तरीक़ाकार है जिसमें पार्टिसिपेंट ख़ुद आके हमें अलाउ करता है, हमारे क्वेश्चन का या हमारे उस माहौल में आके बैठता है, हमें अलाउ करता है, या हमारे पास वो अवेलेबिलिटी होती है कि हम उसको इजीली डिटरमाइन कर सकें, एग्ज़ाम कर सकें और उसका मुशाहिदे के ज़रिए से हम जो चीज़ हासिल करना चाहते हैं उसको नोट डाउन कर सकें। दूसरा जो मेथड है नॉन पार्टिसिपेटिव मेथड। इस तरीक़ाकार में मुहक्क़क़ अपने मामूल के सामने नहीं आता, जिस तरह की मालूमात इनसे मतलूब होती है इनके लिए इस तरह का माहौल फराहम करता है और खुफिया तरीके से इसकी मुशाहिदा करता है और मामूलात को नोट करता रहता है। इस तरीके में मुहक्क़क़ खुफिया कैमरों का भी इस्तेमाल कर सकता है। इस तरीके में भी मुहक्क़क़ को मालूम नहीं होता कि इस पर किसी की नज़र है। अब ये दूसरा तरीका है जो नॉन पार्टिसिपेटिव मेथड है, यानी कि इसमें उसे मालूम नहीं होता, सीक्रेट तरीके से उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन करके उसकी नेचुरल जो है ना, यानी कि नेचुरल मूवमेंट्स को कैप्चर किया जाता है। जैसे कि कई बार देखते हैं कि नेशनल ज्योग्राफिक वाले या कोई और जो चैनल वाले होते हैं वो ऐसे छुप के बैठ के और जो जानवर होते हैं उनको ये फ़ील कराए बगैर कि उनको कोई देख रहा है, तो उनकी जो नेचुरल लिविंग होती है, जो उनके नेचुरल लाइफ स्पेंड करने का तरीका होता है, उसको ऑब्ज़र्व कर रहा होता है। मुशाहिदे को किस तरह से हम जो है कामयाब बना सकते हैं? मुशाहिदे को कामयाब बनाने के लिए चेक लिस्ट बनाई जाती है, टाइम स्केड्यूल बनाया जाता है और एक डायरी में रिकॉर्ड रखने के लिए एक डायरी होती है, उसको मेंटेन किया जाता है और मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स का भी यूज़ किया जाता है। जैसे कि कैमरे की बात हुई है कि अगर आंख से कोई चीज़ या कोई पॉइंट मिस हो गया है तो कैमरे में रिपीट करके उसको दोबारा से जो है चेक कर लिया जाए कि कोई चीज़ मिस ना हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रीरियर इंफॉर्मेशन यानी कि बुनियादी जो हमें मालूमात है वो हासिल की जाती है और एग्ज़ामिनेशन ऑफ द जनरल एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट अमूमी और खसूसी मकासद का जायज़ा लिया जाता है। कंसीडर द मेथड ऑफ कंक्लूजन रिकॉर्डिंग। रिकॉर्ड किया, वही कैमरे वाली बात आ गई कि मेथड को रिकॉर्ड भी किया जाता है। एक्सप्लेनेशन ऑफ द नेचर ऑफ द डाटा, यानी कि किस किस्म का डाटा है, इस बात की भी ख़ास तौर पर ध्यान रखा जाता है और इसका रिकॉर्ड रखा जाता है। फिर उस डाटे को एनालिसिस करके उसके ज़रिए से अपना जो स्पेसिफिक डाटा होता है उसे ऑब्टेन किया जाता है। ऑब्टेन करने के बाद हम उसे एनालिसिस करते हैं, जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं। ये ज़्यादातर क्वांटिटेटिव रिसर्च में यूज़ होता है, क्योंकि मुशाहिदा करना क्वांटिटेटिव रिसर्च में ही ये चीज़ें आती हैं। जो भी हम रिसर्च टूल यूज़ कर रहे हों, इसकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिसर्च टूल की जितनी भी हमने जो इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े हैं उनमें दो बातों का होना बहुत ज़रूरी है कि जो भी रिसर्च टूल हम यूज़ कर रहे हैं वो वैलिड भी हो और रिलायबल भी हो। अगर रिसर्च टूल वैलिड एंड रिलायबल नहीं होगा तो जो हमारे रिज़ल्ट हैं या जो हमारा डाटा है, जो उसकी कंसिस्टेंसी है, जो उसका म्यार है, वो कम हो जाएगा। वैलिडिटी क्या होती है? एक्सटेंड टू विच आ टेस्ट मेजर्स एंड व्हाट इट क्लेम्स टू मेजर, यानी कि जो टेस्ट जिस मकसद के लिए बनाया गया है, जिस पैमाइश करने के लिए या जिस चीज़ को चेक करने के लिए बनाया गया है, क्या वो उसके लिए वैलिड भी है या नहीं है। कंसिस्टेंसी ऑफ द टेस्ट रिज़ल्ट, यानी कि जो रिज़ल्ट की कंसिस्टेंसी है वो क्या वो अच्छी है भी सही या नहीं। ये तो नहीं कि एक बार हम एक स्केल से अगर हाइट मेजर कर रहे हैं वो 5.7 इंच आ रही है, अगली बार वो 5.6 इंच आ रही है और अगली बार वो 5.8 इंच आ रही है, जबकि हमारा सैंपल सेम है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी इस स्केल की रिलायबिलिटी है
वो नहीं है, क्योंकि इसके रिज़ल्ट डिफरेंट आ रहे हैं। सेम रिज़ल्ट आना ही रिलायबिलिटी होता है और एक्यूरेट रिज़ल्ट आना ही रिलायबिलिटी होता है। measures whatever the extent to which the test claims to measure is achieved। अब वो दूसरी बात वही बता रहा है दोबारा कि जिस चीज़ के लिए जिस टेस्ट के लिए या जिस मकसद के लिए ये आला बना है, क्या वो उस मकसद के ऊपर पूरा उतर भी रहा है या नहीं। measures whatever the test gives constant result at its outcome, यानी कि कितनी बार रिजल्ट के जो आउटकम हैं वो कांस्टेंट हैं, सेम हैं। There are two types of internal validity and external validity। There are two type of internal reliability and external reliability। इसके ऊपर भी पूरा मुकम्मल लेक्चर बना हुआ है। ये एक तस्वीर है जिसकी मदद से आपको रिलायबिलिटी को और वैलिडिटी को समझने में आसानी होगी। अब इसमें क्या है कि ये टेस्ट तो आ रहा है, रिज़ल्ट तो दे रहा है, ठीक है, रिलायबल तो है मगर वैलिड नहीं है। अब इसमें क्या है, लो रिलायबल है और लो वैलिड है। ये नॉट रिलायबल है बट वैलिड है, क्योंकि एक तीर यहाँ लगा, एक तीर यहाँ, रिलायबिलिटी इसमें कौनी है, इसमें रिलायबिलिटी है, वैलिडिटी कौनी है, इसमें ना वैलिडिटी है ना रिलायबिलिटी है। अब इसमें रिज़ल्ट भी हमें दे रहा है और कांस्टेंट रिज़ल्ट दे रहा है, यानी कि इसके आसपास ही सारे रिज़ल्ट दे रहा है, तो ये रिज़ल्ट वैलिड भी है और रिलायबल भी है। तो इससे हमें क्या समझ आया कि जो भी हमने टूल यूज़ करना है वो वैलिड भी होना चाहिए और रिलायबल भी होना चाहिए। इसके बाद ये टाइप्स ऑफ मेजरमेंट स्केल है, नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल और रेशो स्केल। नॉमिनल स्केल में सिर्फ नेम दिए जाते हैं, ऑर्डिनल स्केल में उनका ऑर्डर भी दिया जाता है, इंटरवल स्केल में एक बेसिक इंटरवल भी बताया जाता है कि फर्स्ट, सेकंड या थर्ड पोजीशन है, और रेशो में उनकी जो फर्स्ट, सेकंड या थर्ड आने की जो पोजीशन है उसकी जो परसेंटेज है, किस वजह से वो फर्स्ट, सेकंड या थर्ड आ रहे हैं, ये चीज़ें भी बताई जाती हैं। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ मेजरमेंट स्केल्स के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है। कंप्लीट वीडियो मौजूद है, जो देखना चाहे वो देख सकता है। अब हमें ये भी पता चल गया कि रिसर्च क्या होती है, टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या होती हैं, और फिर उसके बाद हाइपोथेसिस किस तरह बनाया जाता है, और फिर उसके बाद हाइपोथेसिस को जो डाटा होते हैं उसको हाइपोथेसिस का डाटा कौन कौन से टूल्स लगा के उसका डाटा कलेक्ट किया जाता है, और फिर उस टेस्ट की जो चीज़ें होना बहुत ज़रूरी होती हैं, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, तो ये चीज़ें अभी तक हमें समझ आ गई हैं। फिर उसके बाद मेजरमेंट स्केल्स हैं, ये एक स्केल्स होते हैं जिनके ज़रिए से नेम्स के आर्डर दिए जाते हैं, फिर उनको तरतीब दी जाती है, फिर उनका इंटरवल बताया जाता है, और फिर उनकी इंटरवल परसेंटेज के हिसाब से बताया जाता है। इसके बाद हम ये देखेंगे कि अब हमें सारे तरीक़ाकार पता चल गए हैं, तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, कि रिसर्च डिज़ाइन कितनी किस्म का होता है और रिसर्च डिज़ाइन बनाना क्यों ज़रूरी है, रिसर्च डिज़ाइन क्यों बनाते हैं, और रिसर्च डिज़ाइन बनाते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या बता रहा है, ज़ाहिर सी बात है, एक काम है, अब आपने एक घर बनाना है, तो अगर आप उस घर का पहले एक नक्शा बना लेते हैं तो आपको आसानी होती है, फिर उस नक्शे की बेस के ऊपर आप सारा काम करते हैं, उसी नक्शे की बेस के ऊपर आप मटेरियल मंगाते हैं, उसी नक्शे की बेस के ऊपर आप लेबर के साथ एक वक्त तय करते हैं, और उसी नक्शे की बेस के ऊपर हमें पता होता है कि कौन सा कमरा किस जगह बनना है, ड्राइंग रूम किस जगह बनना है, किचन किस जगह बनना है, स्टेयर्स किस जगह आएंगी, तो इस तरह हमें एक गाइडलाइन मिल जाती है। रिसर्च डिज़ाइन भी बिल्कुल सेम चीज़ है, जो कि हमें बताता है कि कौन सा काम हमने किस तरह करना है। दिस प्लान और ब्लू प्रिंट ऑफ द स्टडी इज़ रेफर्ड टू एज द रिसर्च डिज़ाइन, यानी कि ये एक किस्म का ब्लू प्रिंट होता है जिसकी मदद से हमने पूरा एक उसका स्केच बना लेते हैं। ये उसकी थोड़ी सी एग्जांपल दी गई है, रिसर्च आइडिया, ठीक है, कि रिसर्च आइडिया क्या है, ये क्या है, इसको अब उसने तीन स्टेप्स में डिवाइड किया है, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन। यानी कि प्री प्रोडक्शन क्या है कि यानी कि रिसर्च डिज़ाइन बनाने से पहले हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, रिसर्च आइडिया। जब रिसर्च आइडिया होगा उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, पिक अ टॉपिक, हमने टॉपिक को अपने को पिक करना है, ट्रांसलेट अ टॉपिक इनटू क्वेश्चन, फिर उस जो हमारा टॉपिक है उसको हमने एक सवाल की शक्ल में तब्दील करना है, फिर उस सवाल को हमने एक हाइपोथेसिस की शक्ल में तब्दील कर लेना है। उसके बाद हमने क्या करना है, उस हाइपोथेसिस पे रिसर्च डिज़ाइन बना लेना है, यानी कि सिलेक्टिंग द मेथोडोलॉजी अप्रोच, कि किस तरह का मेथड हमने अप्लाई करना है, ऑपरेशनल वेरिएबल्स, मटेरियल्स, किस किस्म के हमें वेरिएबल्स चाहिए होंगे, मतलब हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल और मॉडरेट वेरिएबल क्या होगा, डिटरमाइनिंग सैंपल, हमारा सैंपल क्या होगा, पॉपुलेशन एंड सैंपल का भी आपको मैं इधर बता देता हूँ। पॉपुलेशन क्या होती है, मिसाल के तौर पर हम राइस बना रहे हैं, राइस कुक कर रहे हैं, तो जो पूरे राइस हैं
वो हमारी पॉपुलेशन है। और उन राइस को चेक करने के लिए हमने चम्मच डाली, चम्मच डाल के हमने उसमें से राइस निकाल लिए। अब वो जो राइस हमने चम्मच में निकाले हैं वो सैंपल हैं, अगर वो गल गए तो हम ये कहेंगे कि सारे राइस गल चुके हैं। इसी तरह सब्ज़ी कोई भी बना रहे होते हैं या गोश्त बना रहे होते हैं, एक बोटी हम उठाते हैं, चेक करते हैं, अगर वो गल गई तो बाकी हम ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि बाकी जो हमारा मीट है वो भी बॉयल हो चुका है। तो इसी तरह हम ये देखेंगे कि हमारा सैंपल क्या है, हमारा एरिया क्या है। एवेल्यूएटिंग द प्रैक्टिकलिटी ऑफ द रिसर्च, यानी कि फिर हमने ये देखना है कि रिसर्च हमने किस जगह पे करनी है, किस टाइम पे करनी है, क्या हमारी रिसर्च यानी कि जो हमारी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आवर रिसर्च स्टडी है वो किस जगह पे है। अब ये है प्री प्रोडक्शन, यानी कि ये रिसर्च शुरू होने से पहले के काम है। अब है प्रोडक्शन, यानी कि ड्यूरिंग रिसर्च क्या होता है, वो डाटा कलेक्ट करना होता है। प्रिपरेशन टू कंडक्ट स्टडी, यानी कि स्टडी के लिए प्रिपेयर किया जाता है और उस सब्जेक्ट के ऊपर स्टडी की जाती है। स्टडी के बाद क्या होती है, कोडिंग एंड एंटरिंग डाटा, फिर उस डाटे को कलेक्ट कर लिया जाता है। उस स्टडी को कंडक्ट करके डाटा हासिल कर लिया है, अब उसको क्या करना है, कोडिंग देनी है और डाटे को इकट्ठा करना है या जमा कर लेना है। जमा करने के बाद पोस्ट प्रोडक्शन का टाइम आता है, यानी कि रिज़ल्ट की तरफ या जो हमें अब हासिल हसूल क्या हुआ है उस चीज़ का वक्त आता है। तो उसमें क्या करते हैं, एनालिजिंग डाटा, यानी कि अपने डाटा को अब एनालाइज करना है। वो किस तरह करते हैं, पहले डाटे को प्रिपेयर किया जाता है, यानी कि एक डाटे को ग्रुप फॉर्म में या एक स्ट्रक्चर, उसे कोई भी स्टैटिस्टिकल मेथड लगा देना, यानी कि वो डाटा अब ग्रुप डाटा या एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के बाद वो एक अच्छी फॉर्म में आ गया है, एक स्ट्रक्चर फॉर्म में आ गया है, एक चेक्ड फॉर्म में आ गया है जिसमें हम उसे चेक कर सकते हैं। एंड स्क्रीनिंग, फिर उसकी स्क्रीनिंग करनी है, यानी कि जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं वो हमने ले लेनी है। मिसाल के तौर पे सेम जो कोई ऐसी कोई चीज़ें हैं जो रिपीट, मिसाल के तौर पे उनको हमने वो कर देना है, मतलब निकाल देना है, बीच में से अपने डाटे को छांट देना है। जैसे हम कोई धनिया या कुछ लेते हैं तो जो बीच में से वो जो सब जो ग्रीन ग्रीन अच्छे हरे हरे होते हैं वो तो हम रख लेते हैं, जो कुछ पीले पत्ते होते हैं उन्हें हम साइड पे निकाल देते हैं। तो यही काम है कि स्क्रीनिंग करना। एवेल्यूएटिंग सैंपल स्टैटिस्टिकली, फिर उस सैंपल को हमने स्टैटिस्टिकली कोई ना कोई फार्मूला लगा के उसको एवेल्यूएट करना है। फिर उसको क्या करना है, एनालिसिस रिसर्च हाइपोथेसिस, फिर हमने उसका एनालिसिस करना है जो हमने हाइपोथेसिस बनाया था कि उसके बारे में हमारा क्या रिज़ल्ट आया है या क्या हमने उसके बारे में नतीजा हासिल किया है। फिर लास्ट में आता है पब्लिकेशन प्रोसेस, यानी कि उस जो आपने रिसर्च की है उसको पब्लिश कर देना। इसके आगे थोड़ी सी बताया गया है कि किसी भी रिसर्च को किस तरह पहले एक उसको पेपर में कन्वर्ट करते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि किस जर्नल में या किस जगह पे उसे आपने पब्लिश करना है। ये एक रिसर्च का साइकिल है जो कि हाइपोथेसिस से स्टार्ट होता है, बिगिन होता है। फिर क्या करते हैं, डिज़ाइन अ स्टडी, एक स्टडी डिज़ाइन करते हैं और डाटा को कलेक्ट करते हैं। फिर उस डाटा का एनालिसिस करते हैं, हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है या सिलेक्ट हो जाता है, फिर उसको पब्लिश कर दिया जाता है और उसका साइंटिफिक रिव्यू किया जाता है। फिर उसकी बेस के ऊपर कोई थ्योरी पेश की जाती है और थ्योरी के बाद रिव्यू द लिटरेचर होता है और ये साइकिल इसी तरह चलता रहता है कि फिर लिटरेचर रिव्यू के बाद हाइपोथेसिस फॉर्म होगा, फिर उस पर स्टडी होगी, फिर एनालिसिस होगा, फिर पब्लिश होगा, फिर थ्योरी फॉर्म होगी, फिर एनालिसिस होगा, फिर रिव्यू होगा। तो ये एक सर्कल है जो कि चलता रहता है और इसी तरह आज तक चलता आ रहा है। रिसर्च का मतलब ही क्या है, रिसर्च यानी कि दोबारा से सर्च करना। रिसर्च डिज़ाइन के बाद एक और भी जो रिसर्च का प्रोसीजर है जो कि ज़्यादातर एकेडमिक रिसर्च में यूज़ होता है कि स्टूडेंट एक रिसर्च प्रपोज़ल बनाता है या सुपरवाइज़र उसको कहता है कि एक रिसर्च प्रपोज़ल बना के लेके आएँ और फिर उस रिसर्च को अप्रूव किया जाता है और सुपरवाइज़र उसके ऊपर कुछ ना कुछ उसको सवालात जवाबात करता है और अगर वो क्लियर कर जाता है तो उसको मौका दिया जाता है रिसर्च करने के लिए। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, हाउ टू राइट अ रिसर्च प्रपोज़ल, के एक अच्छा रिसर्च प्रपोज़ल किस तरह लिखा जाता है या उसकी क्या क्या खूबियाँ होती हैं जिसकी मदद से कि एक रिसर्च प्रपोज़ल को एफिशिएंट एंड इफ़ेक्टिव बनाया जा सकता है। रिसर्च प्रपोज़ल क्यों लिखा जाता है, तो ये हमारी एक डायरेक्शन को बताता है कि हम स्टार्ट टू एंड, हमारा एक ये पॉइंट है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक जाएंगे। ये एकेडमिक यूज़ के लिए है और रिसर्च डिज़ाइन जो है वो प्रोफेशनल यूज़ के लिए होता है। व्हाट इज़ द रिसर्च प्रपोज़ल? सिंपली योर रिसर्च प्रपोज़ल शुड रिफ्लेक्ट what you are going to research, why you are going to research, and what is the significance of researching this area,
हाउ यू आर गोइंग टू कंडक्ट द रिसर्च। इसमें 3W हैं एंड 1H है, जिसकी बेस के ऊपर हम ये देख रहे हैं कि व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर। वैसे तो ये 5Ws एंड 1H होता है, तो ये उसी में से उन्होंने 3 बयान किए हैं कि कब, कहाँ और कैसे आप अपनी रिसर्च को कंडक्ट करेंगे और आपकी रिसर्च से बॉडी ऑफ नॉलेज में क्या इजाफा होगा, या आपकी स्टडी से कितने लोग फ़ायदा उठा सकेंगे। क्या सिर्फ आपकी यूनिवर्सिटी के लोग फ़ायदा उठा सकेंगे, आपके डिपार्टमेंट के लोग फ़ायदा उठा सकेंगे, आपकी क्लास के लोग फ़ायदा उठा सकेंगे, या पूरे पाकिस्तान के या पूरी दुनिया के लोग फ़ायदा उठा सकेंगे। तो रिसर्च प्रपोज़ल की आउटलाइन है। रिसर्च प्रपोज़ल 15 से 20 सफ़ों पर मुश्तमिल होना चाहिए। अच्छा रिसर्च प्रपोज़ल 15 से 20 सफ़ों पर मुश्तमिल होता है, क्योंकि बात को समुंदर को कूज़े में बंद करना मिसाल है कि बात जामिया होनी चाहिए और डिटेल्ड होनी चाहिए, ठीक है। और मकसद ये है कि बात भी पूरी हो जाए और ज़्यादा जो है वो उसको बढ़ाया भी ना जाए और अपने ख़यालात का पूरे तरीके से इजहार कर दिया जाए। सबसे पहले टाइटल पेज होता है, फिर उस प्रोजेक्ट का बैकग्राउंड, एक इंट्रोडक्शन बैकग्राउंड होता है और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके मकासद क्या हैं, ये लिखे जाते हैं। लिटरेचर रिव्यू लिखा जाता है कि इस पे पहले कितना काम हो गया है, किस किस बंदे ने इस पे काम किया है, कब कब काम किया है और इस स्टडी के क्या रिज़ल्ट आए हैं, या इसकी मिलती जुलती स्टडी कहाँ कहाँ पे हुई हैं और उन्होंने क्या नतीजे उससे निकाले हैं। मेथडोलॉजी, लिटरेचर रिव्यू से ही हमें मेथडोलॉजी कलेक्ट करने में या मेथडोलॉजी मतलब सेलेक्ट करने में मदद हासिल होती है। लिटरेचर रिव्यू से हमें पता चलता है कि पहले भी इस किस्म की रिसर्च हो चुकी है और इस रिसर्च की बेस के ऊपर उसने ये मेथड लगाया था, तो मेरी रिसर्च भी उससे मिलती जुलती है, तो मैं भी सेम मेथड अप्लाई करके अपनी रिसर्च कर सकता हूँ। एक्सपेक्टेड आउटकम्स, यानी कि मुमकिना इसके आउटकम क्या हैं। उसके बाद रेफरेंसेस दिए जाते हैं। रेफरेंसेस देना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो प्लेजरिज्म काउंट हो जाता है। और रेफरेंसेस देने का तरीका मैं तो यही कहता हूँ कि स्टार्ट में ही एक नोट पैड बना लिया जाए और उसी के ऊपर आप जो आर्टिकल रीड करें उसमें से अगर आपने कोई बात कोट करनी है तो आप उसका रेफरेंस अपने पास सेव रखते जाएं ताकि आपको आसानी हो, ठीक है। कल को अगर आपको उसके रेफरेंसेस देने पड़े तो आपको बार बार वो सारी स्टडी शुरू ना करनी पड़े, पहले से ही आपके पास डाटा सेव हो तो आप उधर से रेफरेंसेस उठा के अपनी रिसर्च के साथ उसे लिंक करके बता दें कि ये रेफरेंस मैंने इस आर्टिकल से लिया है, ये बात इस बंदे ने कोट की है। वर्क कैजुअल अटैचमेंट्स, फिर उसके बाद आपने रिसर्च प्रपोजल के साथ अपना वर्क कैजुअल लगाना होता है कि ये काम इतने टाइम में होगा, इस तरह से स्टार्ट होगा, इसमें इतना वक्त मुझे दरकार है, इस तरह की मुझे सपोर्ट दरकार है, इस तरह के लोग चाहिए होंगे, मेरा सैंपल क्या होगा, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी जाती हैं। देख लेते हैं जी प्रोजेक्ट बैकग्राउंड इंट्रोडक्शन क्या होता है। इसमें आप अपना स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम बताते हैं, या जिस रिसर्च में अगर आपने किसी रिसर्च में गैप देखा है तो आप उसके गैप को बयान करते हैं। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम होती है और सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी होती है। यानी कि सबसे पहले जो आपका रिसर्च का एरिया है आप उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे कि मिसाल के तौर पे बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन मेंटल हेल्थ, ठीक है। अब उसमें आप बताएंगे कि किस किस तरह से लोग जो है एक्सरसाइज करके अपने मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं और मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के बाद उसकी फ़ायदे क्या होंगे। उस स्टडी का ये फ़ायदा होगा कि जब लोगों को वो तरीका मिल जाएगा तो लोग अपने रोज़मर्रा के काम करने में, अपनी स्टडी करने में या अपनी लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव कर सकेंगे, अपनी स्टडी को इम्प्रूव कर सकेंगे, अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकेंगे, अपनी सोशल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकेंगे। तो ये स्टडी के सिग्निफिकेंस हो गए। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम क्या थी कि इम्पैक्ट क्या है एक्सरसाइज का मेंटल हेल्थ के ऊपर, ठीक है, ये हमने चेक करना है। फोकल पॉइंट ऑफ रिसर्च प्रपोजल, यानी कि जो आपका फोकल पॉइंट क्या है, यानी कि जो हमारे कीवर्ड्स भी बोलते हैं आजकल, तो कीवर्ड्स हमारे क्या हैं कि हमने एक्सरसाइज का माइंड के ऊपर या मेंटल हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट चेक करना है। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ का पहला गोल क्या होता है, टू कैच द अटेंशन ऑफ द रीडर्स एंड टू गेट देम टर्न ऑन अबाउट द सब्जेक्ट। यानी कि जो हमारी इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है उसका सबसे पहला मकसद क्या होना चाहिए कि यानी कि जो हम बताना चाह रहे हैं, जो हम समझाना चाह रहे हैं, जो अपनी बात दूसरे तक पहुंचाना चाह रहे हैं वो हम अपनी बिल्कुल क्लियर हों, उसके बारे में क्लैरिफाई कर दें अपने एम को और उससे थोड़ा सा इंटरेस्टेड वे में बयान करें ताकि जो पढ़ने वाला है उसको थोड़ा सा
मतलब वो उसकी तरफ मुतवज्जा हो जाए। अच्छा, उसके बाद वो एक टिप दे रहा है कि आपने क्या करना है। When writing the introduction, put yourself in योर रीडर्स पोजीशन, वुड यू कंटिन्यू रीडिंग, यानी कि आप अपने आप को एक रीडर समझें और अपना जो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ है उसको रीड करें, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या मैंने जो रीडिंग मतलब मेरा दिल कर रहा है कि मैं इसे पूरा पढूं या नहीं। ठीक है, इसके बाद क्या है, लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू क्या होता है, आप जितनी स्टडीज़, जिस आप मिसाल के तौर पे अब इफ़ेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन मेंटल हेल्थ हम पढ़ रहे थे, तो इसको आप पिछले पूरे 20 सालों में देखेंगे, 20 से भी बल्कि पीछे देखते हैं, कई बार शुरू से ही देखते हैं कि फर्स्ट स्टडी इसके बारे में कब हुई थी। ठीक है, जो कोट की जाती हैं वो लास्ट 15 to 20 ईयर्स की बातें कोट की जाती हैं। अगर कम स्टडी उसके बारे में की गई हो तो आप बिल्कुल फर्स्ट से ले सकते हैं, चाहे वो 50 साल पहले की स्टडी है। ठीक है, और अगर उसके बारे में कम स्टडी बहुत ज़्यादा मतलब आर्टिकल या बहुत ज़्यादा रिसर्चें मौजूद हैं, तो फिर बेशक आप 15 या 10 साल की भी कोट कर सकते हैं बातें, क्योंकि उनमें भी पिछली बातें कोट कर दी गई होती हैं पहले ही। तो लिटरेचर रिव्यू में आप वो पूरे जितनी उस टॉपिक के ऊपर आज तक रिसर्च हो गई है या मतलब हो चुकी है, आप उसको देखते हैं, उसमें फिर उसमें से चीज़ें निकालते हैं, रिसर्च मैट्रिक्स बनाते हैं, उसमें वो सारा डाटा आप अपने पास सेव रख लेते हैं और फिर उसकी बेस के ऊपर आप अपनी बातें कोट करते हैं। अच्छा, मेथडोलॉजी, यानी कि उसमें कौन सा मेथड यूज़ हुआ है, ऑब्जर्वेशनल मेथड है, क्वेश्चनर मेथड है, ओपन एंडेड मेथड है, सर्वे मेथड लगाया है, उन्होंने किस तरीके से मेथड अप्लाई किया है, या कौन से इंस्ट्रूमेंट्स या कौन से टूल्स उन्होंने लगाए हैं, ये भी आपने अपने रिसर्च प्रपोजल में लिखना है कि जी हम इस तरह से डाटा कलेक्ट करेंगे, ये हमारा एरिया होगा, ये हमारा फ्रेमवर्क होगा, ये हमारी पॉपुलेशन होगी। अच्छा जी, इसके बाद क्या है, मेथडोलॉजी भी आ गई। मेथडोलॉजी में क्या है, इंस्ट्रूमेंटेशन, प्रोसीजर एंड टाइम फ्रेम, एनालिसिस, प्लान, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। डिस्कस विद योर सुपरवाइज़र एज इट इज़, आप अपने सुपरवाइज़र से भी पूछ सकते हैं, उससे भी डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या है, एक्सपेक्टेड आउटकम्स, प्रिडिक्टेड रिजल्ट, एक्सेप्टेड कंट्रीब्यूशन टू नॉलेज, यानी कि आपके जो प्रिडिक्टेड रिजल्ट हैं वो क्या हैं, कि आप क्या उम्मीद करते हैं कि इस स्टडी से मुझे क्या रिजल्ट हासिल होगा, क्योंकि आपने लिटरेचर रिव्यू भी किया होता है तो आपको एक अंदाज़ा हो जाता है कि मेरी स्टडी का ये रिज़ल्ट आएगा। फिर आप ये भी बताएं कि जो आप स्टडी कर रहे हैं ये बॉडी ऑफ नॉलेज में या कंट्रीब्यूशन ऑफ नॉलेज इसमें ये कितना देगा और इससे कितने लोगों को फ़ायदा होगा, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये रेफरेंसेस देने के कुछ उन्होंने तरीके बताए हैं कि किस तरह से रेफरेंसेस दिए जाते हैं। इस पे भी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, एक आपको जो है एक आर्टिकल का पूरा रिव्यू करके उसकी मैट्रिसेस किस तरह बनाई जाती हैं वो भी बना के दिखाऊंगा, और ये भी आपको बता दूंगा कि किस तरह से जो है इसको पढ़ा जाता है या रेफरेंसेस किस तरह से दिए जाते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आज का हमारा लेक्चर यहीं पे एंड होता है। उम्मीद है कि आप लोगों के काफ़ी सवाल क्लियर हो गए होंगे। अगर इसके अलावा भी आपके माइंड में रिसर्च के अबाउट कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और काइंडली ज़रूर बता दिया करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, कुछ समझ आ भी रही है या नहीं आ रही। तो दुआओं में याद रखें, चैनल को लाइक कर दें, बड़ों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।